हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और यह चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक है। आज हम इस चैनल में आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान विषय के लगभग सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और परीक्षा से संबंधित आपके चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सल्तनत काल की शुरुआत। ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक कक्षा 7 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से संबंधित है। इसी का दूसरे पाठ का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। जैसे कि बच्चों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1100 कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध? आप बताएंगे मुझे। ये हुआ था सन 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। इसी युद्ध में भारत में तुर्कों का आगमन सफल हो गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज स्थापित हो गया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म, शासन करने का जो तरीका था वह भारतीय शासकों से बिल्कुल ही अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि करते थे, जबकि भारतीय शासक राजा होते थे। इन्होंने दिल्ली को ही अपना शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई और उसकी मृत्यु के समय तक उसने लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए अपने गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे और उन्हीं में से उसका एक योग्य गुलाम अधिकारी था जिसका नाम आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम से दिल्ली में फेमस कुतुब मीनार बनी हुई है। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज का शासक घोषित कर दिया और यह तुर्क राज अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, यह आप मुझे बताएंगे। और आपको एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी कि उन दिनों गुलाम रखने की भी प्रथा थी। गुलाम बेचे जाते थे। तुर्किस्तान में युवकों को खरीदा जाता था और उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर के उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो युद्ध कर सकें, प्रशासन के काम को जान सकें, और फिर उन्हें सुल्तानों को बेचा जाता था। और जब कोई भी उनको खरीदता था तो वे उसके गुलाम होते थे, इसलिए उनको गुलाम कहा जाता था। सुल्तान की सेवा में आने पर जो योग्य होते थे, अनुभवी होते थे, उन्हें उन गुलामों को ऊँचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। ऐसे ही कई गुलाम मोहम्मद गौरी की सेवा में थे जो भारत में उनके राज्य का शासन चलाते थे। याद रहेगा सभी को, ध्यान रखेंगे इसे। इसे सुल्तनत भी कहा जाता है। उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? देखो, जब सल्तनत बनते थे यानी कि वहाँ के राजा बनते थे तो उन्हें किसी न किसी पर डिपेंड होना पड़ता था। तो कुछ सरदारों का एक ग्रुप होता था, तो उन सरदारों को अमीर कहते थे। जैसे तुर्क और अफगानों के कबीले होते थे और उनमें जातीय श्रेष्ठता, जात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, ऊंच नीच का फर्क पड़ता था और सल्तनत में ये लोग ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ लगी रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही एक सुल्तान होता था। सुल्तान कोई वंशानुगत नहीं होता था, जिसमें योग्यता होती थी। अमीर लोग, सरदार लोग, कबीलों के सरदार जिसको चुनते थे वही सुल्तान होता था। इसलिए सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना अति आवश्यक था और इन क्षमताओं के प्रभाव से ही वह सुल्तान बन सकता था। सभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव तभी होता था जब उसमें कुछ योग्यता होती थी। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था और उससे यह भय भी रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र ना कर दें। इन सुल्तानों का अधिकांश समय गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तान को क्या करना पड़ता था? जो अमीर सरदार होते थे उन्हें संतुलन भी बना के रखना पड़ता था, जिससे वो कोई भी विद्रोह
ना करें। और सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे, ज़्यादातर वो इस्लाम धर्म को मानते थे। बाहरी देशों से आए थे, तो भारत जनता पर जब वो शासन करेंगे तो वहाँ भी तो विरोध होगा। तो इसलिए उन्हें तुर्क अमीर उलेमा धार्मिक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी जनता के साथ भी सतर्क रहना पड़ता था कि कहीं सल्तनत में विद्रोह ना हो जाए। सल्तनतकालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए भी शासकीय प्रबंध तंत्र, राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमणों की रक्षा के लिए मजबूत संगठन भी बनाए। तो जब शासक होते थे, जब वो खुद हमला करते थे तो उन्हें भी डर होता था कहीं दूसरा शासक कोई हम पे हमला ना कर दे। कहीं भारतीय जो राजा थे, जिन राजाओं को बंदी बनाते थे, जिनको वो हराते थे, उनके भी संगठन होते थे, कहीं वो हम पे हमला ना कर दे। तो उनसे बचने के लिए वो अपने मजबूत सैन्य संगठन भी बनाते थे। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे। तो सबसे हम पहले अभी बात करेंगे प्रारंभिक तुर्क शासक के। सबसे पहले कौन सा तुर्क शासक था, कौन से वंश था? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, तो उनके गुलाम होने की वजह से इनका नाम रखा गया गुलाम वंश, जो चला है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर को। और उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। प्रश्न बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था, या लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वह बहुत ही उदार था। उसकी उदारता के कारण ही उसको लाख बख्श कहा जाता था। वह लाखों का दान करने वाला एक दानप्रिय व्यक्ति था। लेकिन भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में भारत पर अधिकार कर लिया और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो 1206 से बाद में जब तक मोहम्मद गोरी ने हमला किया तब तक उत्तर भारत उसके कब्जे में आ चुका था। उसके बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक को शांति से नहीं बैठने दिया गया। उसका पूरा समय कहाँ बीता? सैनिक गतिविधियों में, यानी कि लड़ाइयों में। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी और उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा आदि का निर्माण भी कराया। लेकिन एक खास बात है इसमें, कुतुबुद्दीन मीनार जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने तो की थी, लेकिन उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। उसको कंप्लीट होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, लेकिन उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसको नहीं मिला, क्योंकि वह लड़ाइयों में रहा। और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। प्रशासन हम बाद में बताएंगे आपको, पहले इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। इल्तुतमिश क्या हुआ? जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो कोई तो शासक बनेगा। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। किसने बैठाया? दिल्ली के अमीरों ने, यानी कि जो दिल्ली में तुर्क सरदार थे उन्होंने। और उसे ही उत्तरी भारत के तुर्कों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है देखेंगे आगे। गद्दी पर बैठने के बाद उसने आंतरिक और भारी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। प्रश्न बन जाता है तुर्कान ए चहलगानी क्या है और उसका निर्माण किसने किया है? तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन था जिसे इल्तुतमिश ने अपनी सहायता के लिए बनाया था। अब देखिए, पहले पढ़ते हैं प्रशासन। वहाँ का सबसे ऊपर संस्था होती थी केंद्रीय शासन, जिसे इख्तों और प्रांतों को मिलाकर बनाया जाता था, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था सुल्तान। केंद्रीय शासन को संगठित करने के लिए उसे डिवाइड किया गया प्रांत, और प्रांत को कहा जाता था इख्ता। इख्ता का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो होता था इख्तादार। इख्ता बनता था कई परगनों को मिलकर। परगना जिले को बोला जाता था, जैसे आजकल हमारा जिला है, जिला मेरठ, और मेरठ का अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, डीएम। तो वहाँ पे बोलते थे उसको परगना अधिकारी। और परगना बनता था कई गाँव को मिला करके। गाँव को बोलते थे मुखिया या पटवारी या चौकीदार। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का साम्राज्य को पढ़ते हैं एक बार। इल्तुतमिश का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? देखो, ये जो रेड बाउंड्री आपको दिखाई जा रही है, पाकिस्तान, सिंधु नदी, झेलम नदी, ये पूरा इलाका किसका था? इल्तुतमिश का। मतलब उत्तर भारत में, लगभग पूरे उत्तर भारत में किसका अधिकार हो गया था? इल्तुतमिश का अधिकार हो गया था। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ का एरिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इल्तुतमिश का साम्राज्य था।
जो कि लगभग पूरे उत्तर भारत में कवर कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता व्यवस्था के दौरान केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। किसने डाली? इल्तुतमिश ने। इसलिए इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा और प्रांतों को इक्ता कहते थे। गुलाम वंश में इक्ता किसे कहते थे? गुलाम वंश के दौरान इक्ता प्रांतों को कहा जाता था। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करते थे, जिसे इक्ता या अक्तादार कहते थे। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी, प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे और इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर भी वसूलते थे। कर वसूलना तो जरूरी था, वो अपने शासन जो खर्चे हैं कैसे चलाएंगे। इन इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे और इस खर्चे के दौरान जो भी कर बचता था वो इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे, जो कि बहुत ही जरूरी था। यदि सुल्तान को आप कर नहीं भेजोगे तो सुल्तान उस इलाके की रक्षा कैसे करेगा? वहाँ पर जो भी उसके अधिकारी उनको वेतन कैसे देगा? इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपने ही जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? रजिया को। उसे पता था कि रजिया ही एक ऐसी पुत्री है जो उसको उत्तराधिकारी साबित हो सकती है। देखिए रजिया को देखते हैं। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रश्न बन जाता है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना तो दिया, लेकिन सरदार और उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठ गया। क्योंकि सरदारों और उलेमा, वहाँ का जो शासक था, जो सल्तनत थी, वो किस पे डिपेंड थी? सरदारों और उलेमा के ऊपर। उन्होंने उसकी पुत्री को उत्तराधिकारी नहीं माना, उसे राजा मानने से उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी पर बैठा दिया और शासक दुर्बल था। तो शासक दुर्बल होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान की महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया और रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया, बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। जब शासक है तो बैठना पड़ेगा, उसे कोई रोक टोक तो थी नहीं। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी और अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। जैसे कि पहले शासक थे वो अमीरों के हाथों की कठपुतली थे, कहीं ना कहीं वे उसे ब्लैकमेल करते रहते थे। तुर्क सरदार भी किसी महिला के दिन कार्य करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसको गद्दी से हटा दिया। और रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, लेकिन जो अयोग्य थे, जिनमें योग्यता नहीं थी। और इल्तुतमिश के छोटे पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1240 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर 40 जो तुर्की सरदारों का दल था, जो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। उसका वह इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1240 ईस्वी में इसी दल ने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया और महमूद ने एक अमीर जिसका नाम था बलबन, उसको अपना नायक, अपना सेनापति बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति और मजबूत कर ली, सुदृढ़ कर ली और एक शक्तिशाली सरदार बन गया। और 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठ गया। बच्चों, छात्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और इसे ध्यान से सुने। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। बलबन बहुत ही योग्य और एक अनुभवी शासक था और इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है बलबन। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए
दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और साफ करवाकर वहाँ पुलिस चौकियों का निर्माण किया। जिस प्रकार दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा और मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोह का भी दमन किया। बलबन ने कानून में कठोरता लागू की, राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया और राजा को धरती पर एक ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता भी सुरक्षित होती थी कि उस पर कोई भी अंकुश ना हो। इसलिए जब दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में वह बैठता था, ना तो वह कभी मजाक करता तो ना ही कभी दरबार में हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने, बैठने आदि के बारे में भी नियम बनाए और जिनका कठोरता से नियम पालन किया जाता था। बलबन के दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ करी गई। सिजदा और पैबोस, सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को प्रणाम करना। पैबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे पूरे राज्य की खबरें सुल्तान को मिलती रहती थी और बलबन की मुख्य विशेषता यही थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सेना पर ध्यान दिया और सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उनका वेतन सदैव समय पर दिया और सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। मीन्स वह सेनाओं की प्रैक्टिस भी लगातार करता रहता था। उसी समय मंगोल आक्रमण भी होते थे, तो मंगोल का जो राज था वो भारत के उत्तर में था। मंगोल का राज कहाँ था? भारत के उत्तर में, जो चंगेज खान का साम्राज्य था, और तैमूर का साम्राज्य था उत्तर पूर्व में। उत्तर पश्चिम में तैमूर लंग का साम्राज्य था। बलबन ने राज्यों को भारी आक्रमण से बचाने कौन कौन से आक्रमण थे? एक तो उत्तर में मंगोल थे और उत्तर पश्चिम में तैमूर थे। तो मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की एक नई लहर सी आ गई थी और ये नए आक्रमणकारी कौन थे? मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था जिसका गठन चंगेज खां के नेतृत्व में किया गया था। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य का ज्ञात दुनिया के सबसे बड़े भाग तक फैल चुका था और चंगेज खान के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। जैसे कि आप नक्शे में देख चुके हैं कि भारत, चीन और अरबिया से भी बड़ा साम्राज्य किसका है? चंगेज खान के मंगोल का साम्राज्य है। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और नए दुर्गों का भी निर्माण कराया। दुर्ग किले को बोलते हैं। वहाँ पर हष्टपुष्ट सैनिकों और विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया गया और उनके लिए शस्त्र और भोजन आपूर्ति की भी पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर करवाई गई। फारसी मंगोल शब्द से जो उद्भव हुआ है वो हुआ है मुगल का। जो फारसी शब्द मुगल है, मुगल का जो उद्भव हुआ है, मुगल का जो परिचय हुआ है वह किससे हुआ है? मंगोल शब्द से ही हुआ है। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक नहीं रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की थी उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा था। आपके लिए होमवर्क है और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि बलबन के बाद किस वंश का शासन आया था। बलबन के बाद किस वंश का शासन आया था, ये आपका होमवर्क है। कमेंट्स में अवश्य ही इसको बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है इसी पाठ की, जैसे मलिक। मलिक एक उपाधि थी जो सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उनको दी जाती थी। इख्ता, अभी आपको बताया था, प्रांतों को ही इख्ता कहा जाता था, राज्यों को इख्ता कहा जाता। जैसे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को इख्ता कहा जाता था। मंगोल, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में रहने वाली एक जाति थी मंगोल, जिसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। सिजदा का अर्थ है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, मतलब सुल्तान को प्रणाम करना घुटनों के बल बैठकर। पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। सुल्तान के चरणों को चूमना किसका अर्थ क्या होता है? पैबोस। आज का पाठ आपका यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर अवश्य आएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।